चलिए, पॉलिटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। संविधान की इस विकास यात्रा में आज हम एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, इसमें से सीधे सीधे जनरल स्टडीज़ मेंस में कई बार क्वेश्चन आया है, पूछने का अंदाज़ अलग रहता है। ये चैप्टर एक तरह से पूरे संविधान का सार है। इसमें जो एक एक पॉइंट मैंने लिखा है उस पर आप इंडिविजुअली ही चैप्टर पढ़ेंगे आगे जा कर के, लेकिन ये शुरुआत में दिया गया है ताकि संविधान की मूलभूत संरचना से आप वाकिफ़ हो जाए, आपको पता चल जाए कि हम आगे प्रोसीड किस संविधान की दिशा में करने जा रहे हैं, किस तरह के फीचर्स हैं उसके, हम उसको समझने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन जो बारीकियां हैं, हर फीचर के पीछे जो गुण हैं, जो उद्देश्य हैं, वह संविधान को यदि गहराई में पढ़ेंगे तो समझ में आएंगे। तो एक एक चैप्टर, एक एक फीचर के पीछे हमें पढ़ना है। कुछ बातें ना भी समझ आएँ तो चिंता ना करिएगा, मैं यही हूँ, आपके साथ इस सफ़र को संपन्न करूँगा पूरी तरह से। ये यात्रा पूर्ण रूप से हम कंप्लीट करेंगे चीज़ों को पढ़ करके, अगर ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो वो बहुत ज़रूरी है। तो पहले फीचर से ही शुरुआत करेंगे। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, बोरो किया गया कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसमें ओरिजिनल चीज़ें नहीं हैं, कॉपी पेस्ट मटेरियल के तौर पर ये एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है, ये बात सच है कि लगभग उस समय में एग्जिस्ट कर रहे तकरीबन सभी कॉन्स्टिट्यूशंस को समझा, पढ़ा गया और उनमें निहित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे भारत की पृष्ठभूमि के अनुकूल परिवर्तित किए गए और उन्हें इंक्लूड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बात सत्य है, लेकिन अपने ख़ास फीचर्स की वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन कॉन्स्टिट्यूशन से डिस्टिंक्ट है, भिन्न है, अलग है। उन्हीं फीचर्स को हमें समझना ज़रूरी है। फिर 1949 में 26 नवंबर को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, उसके बाद संविधान में कई परिवर्तन भी आए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है जिसके अकॉर्डिंग समय समय पर अमेंडमेंट्स हुई और संविधान में परिवर्तन किए गए जो उस समय के भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए प्रावधान थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए। तो उसके अकॉर्डिंग परिवर्तन आते चले गए। वो कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्ट वर्जन में अगर प्रोसीजरल एस्पेक्ट से देखें, प्रोविजन एस्पेक्ट से देखें, ऐसा नहीं है कि 1950 में ही खड़ा है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत में एनफोर्स हुआ, कमेंस हुआ, वहीं पर खड़ा है, ऐसा नहीं है। काफ़ी परिवर्तन उसमें आए। उनमें से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो इतना बड़ा परिवर्तन था, 1976 में ये हुआ था, कि इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर जानते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 4th, 7th, 42nd, 44th, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रहे हैं। हम अमेंडमेंट्स भी पढ़ेंगे, इनको समझेंगे। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के सफ़र में ही अमेंडमेंट्स होंगी और आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सी अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हम सफ़र के दौरान ही समझ लेंगे। लेकिन हम अलग से अमेंडमेंट्स का भी एक सेक्शन रखेंगे, सीरीज़ रखेंगे। जो परिवर्तन आए संविधान में, और उस समय में संविधान को फ्रेम करने वाली बॉडी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो सोच रही, जिसके तहत उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के वो प्रोविजंस सभी कंट्रीज़ से लिए, समझे और उन्हें एकोमोडेट किया इंडियन रियल टाइम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उस समय में, वो कैसे भारतीय संविधान को भिन्न बनाता है बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से, उन्हीं को समझना है आज के लेक्चर में हमें। पहला है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन वर्ड सुन करके दिमाग में कई बार आता है कि बाकी कॉन्स्टिट्यूशन भी तो रिटन ही होंगे,
लिखे ही गए होंगे वो कौन सा ऐसा है कि ओरली चलते होंगे। हालांकि ये भी बात सत्य नहीं है कि ओरली चीज़ें कंसीव नहीं की जा सकती। लंबे समय तक, लगभग 1500 BC से लगभग 600 500 BC तक, 1000 वर्षों तक वेद उच्चारण के माध्यम से ही, स्मृतियों के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते रहे। ओरल ट्रेडिशन ही था जिन्होंने वेदों को जीवित रखा। तो एक तरह से ओरल ट्रेडिशन की वजह से उन्हें श्रुतियाँ कहते हैं, जिनका श्रवण होता है, जो सुने जाते हैं, तो वो श्रुतियाँ हैं। तो यदि वेद 1000 साल तक प्रिजर्व रह सकते हैं इस तरह से, और फिर बाद में वो कलमबद्ध हुए, तो संविधान भी ओरली हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के सामने यदि कोई अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन की कोई किताब नहीं है, ऐसा नहीं है। होगा, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होगा, मिल जाएगा। तो फिर अंतर क्या होता है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह के होते हैं, रिटन एंड अनरिटन। यदि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के रिटन होने के बाद फिर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के रिटन होने की बारी आती है। तो फिर भारत का संविधान सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत एलैबोरेटेड है चीज़ों को लेकर के, और डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है इसमें। वो क्यों है इतना लेंथीएस्ट, वो समझ आ जाएगा। डिटेलिंग काफ़ी है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत एलैबोरेटेड है। रिटन अनरिटन का अंतर क्या है? देखिए, सीधी भाषा में समझिए, जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कोई कमेटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत कुछ मेंबर्स या एक इंडिविजुअल पर्सन किसी एक डॉक्यूमेंट को मुकम्मल करता है, कंप्लीट करता है, वो रिटन हुआ कि ये इतने समय के अंदर लिखा गया, 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर भारतीय संविधान तैयार हुआ। एक टास्क लेकर के काम किया गया, उसे रिटन किया गया। मतलब ये है कि कई सारी चीज़ें संविधान के अंदर हैं, उसके कई स्ट्रक्चरल आस्पेक्ट हैं, कई फिलोसफिकल आस्पेक्ट हैं, कई पॉलिटिकल आस्पेक्ट हैं। अनेकों संविधानों से समय समय पर आते रहे वो फिलोसफिकल आस्पेक्ट, वो स्ट्रक्चरल आस्पेक्ट, वो पॉलिटिकल आस्पेक्ट। इंडिया की इंडिजीनियस फ्रीडम स्ट्रगल से उत्पन्न हुए वो फिलोसफिकल आस्पेक्ट, वो स्ट्रक्चरल और पॉलिटिकल आस्पेक्ट, और इंडिया की उस फ्रीडम स्ट्रगल में आए वो सिद्धांत जो उन्हें भक्ति सूफी काल से मिलते हैं, मिडेवल पीरियड के, जो फिर आपको भारत के संविधान को बनाने से पहले जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया जवाहरलाल नेहरू, और बाद में वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जा कर के आपके देश का प्रियम्बल बना संविधान का, तो उसमें आपको भक्ति सूफी काल के सिद्धांत नज़र आते हैं। तो ये तो लंबे समय से प्रक्रियाएं चलती आ रही हैं, इन्हें किसी समय तो हमें शब्दों में लिखना है। तो जब हम इतनी लंबी प्रक्रियाओं को, इतने कॉम्प्रिहेंसिव कल्चर को वर्ड लिमिट्स में रिड्यूस करते हैं, उसे कलमबद्ध करते हैं, तो ये रिटन हो गया। दैट्स वाई इट इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आप कहेंगे कि फिर सर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? वो भी रिटन ही है, लेकिन हुआ क्या है कि वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बैठ करके इस तरह से एक कमेटी के द्वारा या किसी इंडिविजुअल के द्वारा एक टाइम फ्रेम में, एक टारगेट ओरिएंटेड मैनर में लिखा नहीं गया है। वो स्टेप बाय स्टेप आता चला गया। जैसे उदाहरण के तौर पर लीजिए कि ब्रिटिशर्स भारत में रूल करते थे, और सबसे पहले 1773-74 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, फिर 1784-85 के अराउंड पिट्स इंडिया एक्ट आता है, फिर 1791-2 के अराउंड एक और एक्ट आता है, फिर 1813 का चार्टर एक्ट, फिर 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, देन द क्वीन प्रोक्लेमेशन
उसके बाद फिर उसके रिलेटेड 1858 में एक्ट आता है, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892-93 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 का मॉरल रिफॉर्म्स, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देखिए ये 1773 से मैं 1935 पे आ गया। समय देखिए, 1773 से 1873, 100 बरस, और फिर हम 1935 तक आ गए। तो ये तो कोई 2 साल या 1 साल या 4 महीने में नहीं लिखा गया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 4 मंथ्स में लिखा गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर से 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखा गया, वो तो 4 महीने में लिख दिया गया। लेकिन ये प्रक्रिया देखिए कितनी लंबी है। तो ब्रिटिशर्स ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप रिफॉर्म्स के माध्यम से इंडिया में एक रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये जो आ रहा है वन बाय वन, ये भी उस सभ्यता, उस संस्कृति में व्याप्त जो विधियां हैं, जो विधान हैं, जो नियम हैं, उनको उन चार्टर एक्ट्स, काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से कलमबद्ध किया जा रहा है किश्तों में, और लंबे समय में ये चीज़ हो रही है। और उसी में फिर 1947 का एक्ट लगा लीजिए, तो ये पूरा ही जो हो गया, ये आपका संविधान है। दिस इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी आपको किसी प्रक्रिया के तहत चलना होता है तो आप इनमें से किसी एक्ट को रेफर कर लेते हैं, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है ये, जो पार्ट एंड पार्सल्स में आया और आपको किसी न किसी एक्ट में इस समय मौजूदा सरकार को चलाने के लिए प्रावधान मिल जाते हैं। तो ये एवोल्यूशनरी है, इस तरह से आ रहा है। और फिर अगर बात करें तो ब्रिटेन का अनरिटन क्यों है, फिर किंग जॉन के समय से 1216 के अराउंड से ही बात करें तो फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट वहाँ पर आ रहा है। बिल ऑफ राइट्स जिसे हम कहते हैं, चार्टर, मैग्ना कार्टा, फंडामेंटल राइट्स का मैग्ना कार्टा इसे ही कहा जाता है, जो बिल ऑफ राइट्स उस समय किंग जॉन के द्वारा ब्रिटेन में दिया गया। 1216 के अराउंड के मेरे ख्याल बात है, ये 1206 या 1216 के। तो तभी से शुरुआत हो गई है कि नियमबद्ध तरीके से कार्य चलने की। चार्टर्स आ रहे हैं, बिल आ रहे हैं, अधिकार से जुड़े हुए बिल्स, चार्टर्स प्रेजेंट हो रहे हैं, फिर होता ही चला जा रहा है वन बाय वन। एक टाइम पे फुल फ्लेजेड पार्लियामेंट आ गई है, फिर वो पार्लियामेंट लॉज बना रही है वहाँ पर। तो 800-900 साल में एक ग्रेजुअल प्रोग्रेस के थ्रू उनका एक संविधान आ रहा है। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी पर्टिकुलर कमेटी का या काउंसिल या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, पर्टिकुलर टीम के द्वारा लिखा नहीं गया, लंबी प्रक्रिया के माध्यम से आ रहा है। इस सेंस में उसे अनरिटन कहते हैं। इसी सेंस में उसे फिर हम ये भी कहते हैं कि वो लूजली ऑर्गेनाइज्ड है, तो उसको अमेंड करना ईजी है, तो इसलिए वो अमेंड ज़्यादा ईजिली हो जाता है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना डिफिकल्ट है, तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ईजिली अमेंड कर सकते हैं। यू कैन ईजिली अमेंड बिकॉज यू हैव टू ऐड न्यू एक्ट टू दैट, है ना। वो एक तरह से पहली किताब रखी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, उसके ऊपर एक और किताब रख दें, बड़ा हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। और तो अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब एक किताब लिखी गई है, उसके ऊपर भी हार्डबोर्ड का कवर लग गया है, नीचे भी हार्डबोर्ड का, अब उसमें कुछ अमेंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर उसमें घुस करके किसी चीज़ को या तो डिलीट करेंगे, ओमिट करेंगे, रिपील करेंगे, या कुछ नया डालेंगे ABC के नाम से, तो फिर तो किताब को खोलना पड़ेगा, उसमें जा करके उससे जुड़ा प्रावधान निकाल करके उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, फिर किताब को बंद करना पड़ेगा। लंबी प्रक्रिया है, रिजिड प्रोसेस है ना। लेकिन अगर नई चीज़ बना करके बस पहले से पड़ी चीज़ों के ऊपर रख देना एक और नया पन्ना जा करके, तो वो और ग्रेजुअली बढ़ रहा है। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ईजी टू अमेंड होते हैं, दे आर वेरी फ्लैक्सीबल। रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस आर समवेयर डिफिकल्ट टू अमेंड बिकॉज दे आर रिजिड, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट एज रिजिड एज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इन दैट सेंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटन एंड द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अनरिटन इन दिस सेंस। ये समझाने की कोशिश ऑथर ने की, और मैंने बस थोड़ा सा प्रयास किया है कि मैं आपके साथ मिल करके थोड़ा बेहतरी तरीके से इसे मैं समझूं, वरना मैं कौन सा 30 मार खाऊं यार। उसी किताब से मैं भी पढ़ता हूं जिससे आप पढ़ते हैं, उन्हीं शब्दों को मैं समझने का प्रयास करता हूं जिन्हें आप
समझने की प्रयास करते हैं, तो हम और आप एक ही हैं, हमें कोई अंतर नहीं। बस फ़र्क इतना है कि मैं पढ़ाऊँगा और आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, दैट्स इट। हम दोनों को मिल करके काम करना है। आपको देश बनाना है, मुझे आपको बनाना है, सिंपल। तो ये है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब सवाल आ जाता है कि भाई लेंथीएस्ट क्यों है इतना? चलो रिटन तो है, हमने मान लिया कि एक समय में। अच्छा, एक दिलचस्प और सवाल पैदा हो सकता है कि यार अमेरिका का भी रिटन है, इंडिया का भी रिटन है, कि चक्कर क्या है इनका, रिटन क्यों है, ब्रिटेन का रिटन क्यों नहीं है? एक सवाल ये पैदा हो सकता है। किया करो यार सवाल, देखो सवाल पैदा, अब तुम कहो यार समय बर्बाद हो रहा है, ये आगे आगे वाले फीचर पढ़ा दो। यार मेरा ऐसा ही है, मैं ऐसा ही बताता हूँ, क्योंकि आगे आगे वाले फीचर में ही एमसीक्यू है या कोई मेंस का क्वेश्चन ऐसा नहीं है। दिमाग में कंसेप्ट रहेगा तो किसी के सवाल पूछने पर पैर थरथराएंगे नहीं, ये बड़ी बात है। एग्ज़ाम इससे क्लियर होता है, आगे आगे बढ़ने से नहीं। पढ़ी हुई चीज़ में से किसी ने कुछ पूछा तो आप में कंपन नहीं आना चाहिए, वही आपके ज्ञान की मजबूती है। अब सवाल आ जाता है यार कि यार ठीक है, मतलब ये रिटन भारत का अमेरिका क्यों है, अब वो जो ब्रिटेन का रिटर्न क्यों नहीं रहता है यार, मतलब कि इनके एवोल्यूशनरी कैसे रहते हैं? इसके पीछे फिर एक रीज़न है कॉलोनियलिज्म में। कॉलोनियलिज्म में जो ब्रिटेन एक मेन पावर के तौर पर उभरा, उसने रूल किया कंट्रीज़ को, समझ रहे ना बात? उसने इंडिया पे भी रूल किया, और अमेरिका तो बसाया ही लगभग यूरोपियंस के द्वारा गया है, जिसमें ब्रिटिशर्स मेन हैं, फ्रेंच भी हैं, स्पेनिश भी हैं, बट ब्रिटिशर्स मेन कम्युनिटी के तौर पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वो अमेरिका, यहाँ पर ब्रिटेन, यहाँ पर भारत में भी वही, अमेरिका ने भी खुद को ब्रिटिशर से मुक्त कराने के लिए अमेरिकी क्रांति कर दी। रेवोल्यूशन ऑफ अमेरिका 1776 से शुरू होता है। इंडिया ने भी लंबा फ्रीडम स्ट्रगल किया और हमें फिर इंडिपेंडेंस मिली। तो देखिए उनके वहाँ जो संस्थाएं हैं कानून बनाने की, वो लंबे समय से स्थापित है, क्योंकि वही शासन कर रहे हैं विश्व स्तर पर, है ना। ब्रिटिश साम्राज्य जो है, द क्राउन ऑफ ब्रिटेन, दैट क्वीन, ऐसा कहा जाता है कि वही उनके राज्य में कभी सूरज डूबता ही नहीं था। कैसे डूबेगा? ऑस्ट्रेलिया भी उन्हीं का है, अमेरिका भी उन्हीं का है, सूरज डूबेगा कब? इधर ऑस्ट्रेलिया में डूबेगा, उधर अमेरिका में उग जाएगा, उधर डूबेगा तो इधर उग जाएगा, कोई अंतर ही नहीं पड़ता। तो उनके राज्य में कभी सूरज डूबता ही नहीं था, इतना बड़ा साम्राज्य था। अब ऐसे में जब वही उन्हीं का साम्राज्य है, तो उन्हीं की पार्लियामेंट से बन करके लॉ आ रहे हैं, आपके देश में भी लागू हो रहे हैं, आपके लिए वो काम कर रहे हैं कॉलोनी के तौर पर, तो आपका वो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। तो वो कानून आपके लिए तो दुखदाई है, लेकिन आ तो वहीं से बन कर, तो क्योंकि उन पर कोई रूल नहीं कर रहा, तो फिर वो किसी से मुक्त नहीं हुए, किसी से आज़ाद नहीं हुए। तो जब वो फिर किसी से आज़ाद नहीं हुए, तो फिर उनको एक समयबद्ध तरीके से, एक टाइम फ्रेम मैनर में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनके वो कल्चर का ही हिस्सा हो गया, वो लंबे समय से बनते 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 आ रहा है, और वही लोगों पे शासन, वही दूसरे देशों पर शासन कर रहे हैं। तो जिन जिन देशों को फिर इन ब्रिटिशर से आज़ादी मिल रही है, वो देश फिर आज़ाद होने के बाद खुद की सॉवरेनिटी अचीव करने के लिए और खुद की गवर्नमेंट को एक वेलफेयर फॉर्म में चलाने के लिए फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। तो फिर वो टाइम फ्रेम मैनर में बन रहा है, जैसे अमेरिका का, भारत का, इन सब का। लेकिन ब्रिटेन पे जब कोई शासन ही नहीं कर रहा और वो खुद ही शुरू से अब तक वहीं पर बसा हुआ, तो फिर उसके सारे कानून जो बनते जा रहे हैं, मतलब वो उन्हीं लोगों ने बनाए, बरतानिया लोगों ने ही बनाए हैं। तो अपने ही पिछले बनाए हुए कानूनों में फेर बदल कर करके आगे आगे कानून लाते जा रहे हैं। तो जैसे रिफॉर्म्स सिस्टम जिसे कहते हैं, पिछले कानून में बदलाव किया, अगला पिछले में और बदलाव किया, अगला। लेकिन अब जब आपके ऊपर एक बाहरी ताकत आकर के शासन कर रही, फिर वो चली जाएगी, आप फिर अपना एक संविधान बनाएंगे अपने मुताबिक, जो आपकी एस्पिरेशंस हैं। ये कारण है कि उनका फिर अनरिटन है और आप लोगों का रिटर्न है, अमेरिका और आपका। ये अगला सवाल ये था, लेंथीएस्ट क्यों रहता है यार? भारत को देखिए, ब्रिटेन को देखिए, भारत को देखिए, साइज़ में देखिए, तो ज्योग्राफिकल साइज़ वाइज अगर देखें तो इंडिया साइज़ बहुत है, और उस साइज़ की वजह से इंडियन डाइवर्सिटी बहुत है। इसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन में फिर उतने प्रोविज़न भी रखने पड़ते हैं, इसलिए वो इतना बड़ा है। डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट कैटेगरी में, सोशल इकोनॉमिक कैटेगरीज़ में लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए
प्रावधान रखने ज़रूरी हैं, उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए प्रावधान रखने ज़रूरी हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए प्रावधान रखने ज़रूरी हैं, कई स्टेट्स के लिए स्पेशल कैटेगरी रखी गई है उसमें, और फिर कुछ को स्पेशल स्टेटस भी अकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह से जितनी बड़ी आपकी ज्योग्राफी है उसमें उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कल्चरल, लिंगुअल, रिलीजियस, उसके मुताबिक सबको एकोमोडेट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो उतना ही लेंथी है। दूसरा हिस्टोरिकल रीज़न है, जोग्राफिकल रीज़न के साथ साथ हिस्टोरिकल रीज़न भी है। आप कहेंगे सर लिखते नहीं हो यार, ये इतना लिख दिया ना मैंने। तो लिखते जानते हो क्यों? लिखते इसलिए हैं कि एक तो आपको स्पेलिंग आ जाए, मुझे लगता है स्पेलिंग पे आते होंगे क्योंकि किताबों से पढ़ते हो, IAS की तैयारी कर रहे हो। दूसरा कि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए। मैं दिमाग में इमेज इस तरह से ही बना देता हूँ, हाथों से, ठीक है। जोग्राफिकल मैंने समझा दिया, अब अगला है हिस्टोरिकल, ये ज़्यादा बेहतर है मेरे मुताबिक। हिस्टोरिकल रीज़न ये है कि भाई आपने बहुत कुछ चीज़ें जो पीछे एक्ट एग्जिस्ट कर रहे थे ब्रिटिश टाइम के, उनको एकोमोडेट किया। तो हिस्टोरिकल में जैसे 1935 का एक्ट आपने अकोमोडेट किया, 70% कॉन्स्टिट्यूशन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आता है, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अपने आप में बहुत बल्कि था। इसकी वजह से फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी लेंथीएस्ट हो गया। नेक्स्ट इज़ द सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है देश में राज्यों और केंद्र के लिए, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, जो एग्जिस्ट करता था जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की वजह से। अब वो स्पेशल स्टेटस नहीं रहा, और उस पर आज का लेक्चर नहीं है, वो हमारे कंटेम्प्रेरी इशू में पड़े हुए हैं। तो राज्यों का केंद्र का मिला करके पूरे देश का एक संविधान है, तो फिर इतने राज्य हैं, उनको वो संविधान के वाया परिभाषित करना है, तो बड़ा तो होगा ही। और फिर लीगल एंड पॉलिटिकल ल्यूमिनरीज़, तो ख़ास तौर पर लीगल ल्यूमिनरीज़ का काफ़ी कंट्रीब्यूशन डोमिनेंस है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसकी वजह से फिर उस तरह की शब्दावली, उसी तरह के प्रावधान एक एक चीज़ को डाला गया है ताकि कोई कन्फ्लिक्ट ही ना क्रिएट हो पाए, ये कारण है। तो ये 4 लगभग कारण बताए गए हैं, ये जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डोमिनेंस ऑफ द लीगल ल्यूमिनरीज इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज़ द रीज़न वो बहुत लेंथीएस्ट है। इसके अलावा रीज़न क्या है? इसके अलावा रीज़न ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस के बारे में ही बात नहीं करता कि एक प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस मेंशन कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन में, अब बाकी फिर काम ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस के थ्रू होता रहेगा, ऐसा नहीं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस तो हैं कि गवर्नेंस कैसे प्रोवाइड की जाएगी, वो तो है ही है। इसके अलावा पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट भी बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में ही, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविज़न सारा बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही, यानी कि जो काम और नॉर्मल कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ मेकिंग बॉडी पे छोड़ दिया जाता है, जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पार्लियामेंट पे कि ये लॉ बना करके ये काम हो जाएगा, वो ऑर्डिनरी प्रोविजन भी सारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही डाले हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन, शेयरिंग ऑफ द पावर, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ सारा कुछ एस्पेक्ट, फॉर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस, एवरीथिंग सब कॉन्स्टिट्यूशन में डाला हुआ है ताकि फ्यूचर में कोई कन्फ्लिक्ट हो ही ना। मेजॉरिटी ऐसे वर्क जो कि अदर कंट्री में लॉ मेकिंग बॉडीज़ के वाया लेजिस्लेट करके ही हो जाता है, इंडिया में वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही डाला हुआ है। ये भी बड़ी ख़ास बात थी, इसलिए लेंथीएस्ट। मैंने कहा था ना, कॉम्प्रिहेंसिव है, एलेबोरेटेड है और बहुत डिटेल्ड है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव है, विषय वस्तु बहुत चुनी गई है। एलेबोरेटेड है कि उनके विषय में फिर समझाया अच्छा गया है, और डिटेल्ड है कि फिर एक एक विषय को भीतर ले जाया गया है बहुत अच्छे से, बारीकियों को आपके सामने रखा गया है। ये रीज़न है कि भाई लेंथीएस्ट है, और रिटन क्यों है वो मैंने आपको बता ही दिया है। जब 1949 26 नवंबर की बात करते हैं, 1949 26 नवंबर जब संविधान सभा ने इसे स्वीकृति दी, इसे एडॉप्ट किया, इसे ग्रहण कर लिया, धारण कर लिया, तो एक जगह ग्रहण का मतलब यहाँ पे कंज्यूम करना नहीं होता है, ग्रहण का मतलब यहाँ पर धारण करना है, ठीक है। तो जब संविधान सभा ने इसे धारण कर लिया, एडॉप्ट कर लिया, उस समय में लगभग 8 शेड्यूल हुआ करते थे, 22 पार्ट हुआ करते थे, 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे।
8 शेड्यूल्स, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स हुआ करते थे। लेकिन फिर समय आगे बढ़ा, इसका रूप और विस्तृत हुआ। लगभग 20 के अराउंड आर्टिकल्स हैं डिलीट किए गए, 70 के अराउंड आर्टिकल्स डाले गए। आर्टिकल्स की संख्या चली गई 450, 450 के अराउंड। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती रही ना, मैंने आपको बताया। एक पार्ट डिलीट कर दिया गया, पार्ट 7, तो कॉन्स्टिट्यूशन से पार्ट 7 डिलीट कर दिया गया। 3 पार्ट नए जोड़े। पार्ट 4A किस लिए जुड़ा होगा, दिमाग लगाओ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए पार्ट 4A जोड़ा गया। पार्ट 9A किस लिए जुड़ा होगा, पंचायतें तो थी, म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, पार्ट 9A द म्यूनसिपैलिटीज़। पार्ट 14A किस लिए जुड़ा होगा, ट्राइब्यूनल्स। तो पार्ट 4A फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट 9A फॉर द म्यूनसिपैलिटीज़ एंड पार्ट 14A फॉर द ट्राइब्यूनल्स, ये जुड़े गए। तो 450 के अराउंड आर्टिकल्स चले गए। 3 नए पार्ट और जोड़ दिए गए, एक पार्ट निकाला गया, दैट इज़ द 7 जो पार्ट था वो निकाल दिया गया। तो कुल मिलाकर के आज के समय में देखिए, किताब में 24 लिखा है लेकिन 25 पार्ट अब एग्जिस्ट कर रहे हैं। 25 पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन आज एग्जिस्ट कर रहा है। 8 शेड्यूल में 4 और नए शेड्यूल जोड़े गए, शेड्यूल 9, शेड्यूल 10, शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12। तो 4 नए शेड्यूल जोड़े गए। शेड्यूल 9 में ज़मीनों से जुड़े हुए मामले डाल दिए गए। शेड्यूल 10 के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़े हुए प्रावधान डाले गए। शेड्यूल 11 पंचायतें, शेड्यूल 12 म्यूनसिपैलिटीज़, इस तरह से 4 नए शेड्यूल ऐड कर दिए गए। तो 12 शेड्यूल हैं, 25 हिस्से हैं संविधान के पार्ट्स, और लगभग 450 के अराउंड आर्टिकल्स हैं। ये आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये अमेंडमेंट की वजह से हुआ। तो जितने आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते हैं लगभग 450 के अराउंड, इतने आपको कहीं और किसी कॉन्स्टिट्यूशन में इतने आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे। मैंने वही बताया, आर्टिकल्स के माध्यम से एक एक चीज़ इलेबोरेट की है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बताई गई है, ये है। और सिर्फ सिंपली प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस का जिक्र ना करते हुए डिटेलिंग देता है, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट को समझा रहा है, उसके बाद सारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविज़न एक्सप्लेन कर रहा है, जो शक्तियां हैं उनका विभाजन अच्छे से समझा रहा है, इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर रहा है, बॉडीज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, उनके बारे में बता रहा है, उनको स्थापित भी कर रहा है। तो बहुत सारे कार्य संविधान कर रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए है। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, इस पे तो एक लेक्चर ही रखेंगे अलग से कि कौन से सोर्स है क्या है। हालांकि मेरे पिछले 2 लेक्चर जो इस पे आए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें मैंने बहुत बेहतरी से बताया कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा प्रोविज़न लिया गया। लॉजिकली उतना बहुत है आपके लिए। तो फिर भी अगर हम कहें तो ये आरोप तो हमेशा ही रहता है कि भाई आपने कई सोर्सेज से इसको लिया। भीमराव अम्बेडकर तो इसे बड़े गर्व से बताते हैं, संविधान सभा में जब डिबेट होता है तो बताते हैं कि भाई हमने छोड़ा ही नहीं किसी मुल्क के संविधान को, हमने तकरीबन हर मुल्क के संविधान। एलर्जी सीज़न है, वायरल सीज़न है, पता नहीं कौन कौन से सीज़न है, बस ये है कि है, बस तो सेट करना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, कहते हैं हमने तकरीबन सभी मुल्कों को देखा, सभी संविधानों को हमने देखा, छोड़ा नहीं हमने किसी को, सबको हमने देख लिया। तो वो कहते हैं इसमें शर्म की क्या बात है भाई, तुम ये कहते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी पेस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड है, कॉन्स्टिट्यूशन अन इंडियन है, कॉन्स्टिट्यूशन इलॉजिकल है। यार तुम तो कहोगे ही, कहते रहो, क्या बात है, तुम संविधान को समझते कहाँ हो, संविधान को समझ लो फिर तुम ऐसा नहीं कहोगे। किसी ने पूछा बाबा साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, मतलब कि अगर संविधान को समझ लेंगे तो ऐसा क्यों नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा कि देखो यार, मुद्दा ये आ जाता है कि जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है संविधान से जुड़ा हुआ, संविधान क्यों होता है कि एक वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश हो सके, माइनॉरिटीज़ का रक्षण हो सके, जन कल्याण की दिशा में देश आगे बढ़ सके, लोकतंत्र की स्थापना हो सके, राज्य और केंद्र जो हैं अपनी शक्तियों का संरक्षण करें, विकास करें, मिलकर के आपस में बढ़ सकें एक दूसरे के साथ, हर कोई विकास की ओर बढ़ सके, सभी की एस्पिरेशंस फुलफिल होनी चाहिए जो तर्कसंगत हों, यही चीज़ें तो होती हैं। तो जो फंडामेंटल एस्पेक्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन के ये हैं, और वो सभी मुल्कों में नेचुरली सेम ही होंगे, सभी मुल्क इस दिशा में जाना चाहते होंगे तब संविधान आ रहा है। तो फिर कहते वो तो सेम ही रहेगा, फिर इसमें दिक्कत की क्या बात है, वो तो रहेगा सेम। तो कहते फिर वो सेम है, इनफैक्ट ये सेम होना ही चाहिए, ये सेम होना ही चाहिए। लेकिन हाँ, इंडियन सॉइल, इंडियन कल्चर को, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन सोसाइटी, इन सबको देखते हुए उसे हमने अकोमोडेट किया है।
हमने कंसेंसस बिठाया, चर्चाएं की बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, और फिर उन प्रोविजंस को एकोमोडेट किया है, तो उसे हमने उन चीज़ों को हमने इंडियनाइज किया है। तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें प्लेगियरिज्म कहाँ से आ गया कि भाई किसी की चीज़ को अपना बता करके लोगों में परोस देना? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी का कोई पेटेंट राइट नहीं है, किसी को मोनोपोली नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी का है और तुमने वो प्रोविजन ले लिए। ये तो शाश्वत हैं, नियम हैं, सभ्यताओं में सदियों से एग्जिस्ट कर रहे हैं, मनुष्य के जन्म से आ जाते हैं, वो प्रबंध हैं। वो सभी को अपना लेजिटिमेट अधिकार है कि वो अपनी एस्पिरेशंस को फुलफिल करें जो जनहित में है। उनका जन कल्याण भी साथ में चलना चाहिए। तो ऐसे में वह प्रबंध आप कह रहे हैं कि हमने अमेरिका से हमने आयरलैंड से ले लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो ऐसा क्या है? आयरलैंड ने फिर कहाँ से लिया, है ना? कि ऐसे नाम देना करेक्ट। हाँ, वो बात ठीक है कि आयरलैंड ने एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के तौर पर उन प्रोविजंस को ट्राई कर लिया अपनी कंट्री में, तो फिर हमने देखा कैसे काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो हमने देखा काम अच्छा कर रहे हैं, तो फिर हमने वहाँ से उसको समझा, परखा, इंस्पायर हुए हम, और फिर हमने उसको अपने देश में लागू किया। ये बात सही है कि नहीं? तो इस तरह से वो इसको जस्टिफाई करते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न जो मूलभूत बातें हैं वो तो सेम होनी ही चाहिए। और दूसरी बात, ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी की कोई मोनोपोली नहीं है, किसी को पेटेंट राइट नहीं है कि सबसे पहले उसने बनाया बाकियों ने उससे लिया। ये तो बस एनर्जी की तरह है, ऑलवेज कंजर्व्ड इन द नेचर। ये प्रावधान तो यहीं थे, जिसको जब समझ आ गए तो तब आ गए, बहुत अच्छी बात है, ये ब्रह्मांड में ही थे। तो ये वो समझाते हैं। अब देखिए, जो तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रक्चरल प्रोविज़न जिन्हें हम कह देते हैं, तो इस तरह के जो स्ट्रक्चरल आस्पेक्ट हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आप लेते पाए जाते हैं। जैसे कि बहुत से प्रोविज़न मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चरल प्रोविज़न हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए, जिसमें ये कंसेप्ट आ जाता है कि एक फेडरल सिस्टम होगा, लेकिन फिर भी एक बायस्ड नज़र आता है थोड़ा यूनिटरी सिस्टम की। और दूसरा कंसेप्ट हमने ये देखा कि जो डिवीज़न ऑफ पावर सेंटर स्टेट के बीच में, तीसरा कंसेप्ट हमने देखा कि इमरजेंसी का प्रोविज़न एग्जिस्ट करता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर। ये कुछ प्रोविज़न, तो स्ट्रक्चरल प्रोविज़न मोस्टली जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेलिंग्स हैं वो 1935 के एक्ट से हमने ले ली। जो फिलोसॉफिकल प्रोविजंस हैं जैसे कि फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट अमेरिका से, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं वो हमने आयरलैंड से लिए। ये फिलोसॉफिकल आस्पेक्ट जो हमने ये यहाँ से लिया। जो पॉलिटिकल आस्पेक्ट हैं जैसे कि पार्लियामेंट सिस्टम एक एग्जिस्ट करता है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर का आपस में जैसे रिलेशन कैसा होना चाहिए, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन का होना चाहिए या सेपरेशन होना चाहिए इनमें, ये सारा कंसेप्ट जो पॉलिटिकल आस्पेक्ट है ये हमने ब्रिटेन से लिया। तो इस तरह से स्ट्रक्चरल, फिलोसॉफिकल, पॉलिटिकल अलग अलग सेगमेंट में हमने अलग अलग जगह से प्रेरणाएं ली और हमने काम किया। और इसके रिलेटेड मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि ये सब चीज़ें इंडिजीनियसली भी एग्जिस्ट कर रही थी हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। तो ये कॉपीड था या ये कॉपी पेस्ट था या ये अन इंडियन है, ये इलॉजिकल है। देश चल रहा है संविधान से और गौरवान्वित भी होना चाहिए हमें। यदि गर्व का आधार ज्ञान है, वह भी गूढ़ है, तब वह घमंड में कभी नहीं बदलेगा। तो गर्व करिए, क्योंकि उससे आपके अंदर विनम्रता पैदा होती है। यदि गर्व का आधार केवल मटीरियलिज्म है और भौतिकवाद है, तो फिर वह घमंड में बहुत जल्दी बदल सकता है, ख्याल रखिएगा। ज्ञान से यदि गर्व आ रहा है तो दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि उसमें जन कल्याण सदा निहित होना चाहिए। विनम्रता में आ जाएंगे और विनम्र हो जाएंगे, तो जितना ज़्यादा भारतीय खुद को महसूस करेंगे, जितना ज़्यादा गर्व भारत के विषय में होगा, उतना ही और विनम्र होते चले जाइएगा, क्योंकि यह सभ्यता है हमारी। तो ऐसे में वो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें गौरवान्वित होना चाहिए कि लगभग 100 के अराउंड ही अमेंडमेंट हुई हैं अब तक। इतनी जोग्राफिकली बड़ी कंट्री में, इतने डाइवर्स कंट्री के अंदर इतनी अमेंडमेंट हुई है, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। और संस्थाएं काम कर रही हैं, ये बड़ी बात है। संस्थाओं को लेकर के हो हल्ला मचा हुआ है ना देश में अब आज की डेट में। भाई जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, ये संस्थाएं सोचिए इतनी मजबूत स्थापित की थी संविधान के अंदर, तब जा कर के भी इतनी दिक्कत मची हुई है कि भाई ये जो चीज़ें हैं इनको ज़रा सुधारिए, संभालिए, लेकिन संविधान मजबूत है। वहीं से सुधारने संवारने का स्कोप भी आता है। देखिए, क्रिटिक्स बनने की शक्ति भी संविधान से ही आ रही है। तो संविधान बोरोड किधर से हो गया फिर?
अन इंडियन कैसे हो गया, इलॉजिकल कॉपी पेस्ट कैसे हो गया। इंडियन जैसी डाइवर्स कंट्री में आप आज़ादी के साथ ही फंडामेंटल राइट्स अपना रहे हैं, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कंसेप्ट निहित है, एक ऐसे देश में जिसे कोई भी डिरेल कर सकता था, कोई विदेशी मुल्क, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अधिकार का नकारात्मक इस्तेमाल करा करके वो हमने दिया है, तो ये बड़ी बात है। वो संविधान ही तो था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह से इसमें तो ये दो कंसेप्ट स्थापित हुए। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज का जिक्र किया इसमें, तो सोर्सेज मैंने आपको बताया कि हम इसमें करेंगे ही। नेक्स्ट है दैट इज़ अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी